नमस्कार मित्रों, सबसे पहले मैं आज के इस व्याख्यान के लिए शोध संवाद रिसर्च फोरम को धन्यवाद देता हूं। अनुज जाहिदुल दीवान और छोटी बहन नीरज शर्मा ने ये आयोजन आज मेरे माध्यम से आपके बीच सिनेमा और साहित्य पर बात करने के लिए शुरू किया है। और आज थोड़ी देर के लिए मैं आपसे साहित्य और सिनेमा के विषय में चर्चा करूंगा। साहित्य और सिनेमा अगर देखा जाए तो वस्तुतः परस्पर अंतर संबंधित हैं। सिनेमा को साहित्य से अलग करके नहीं देखा जा सकता, और साहित्य को भी अगर हम एक सेकेंड होल्ड करिएगा, पंखा मैं बंद कर दूं। तो साहित्य और संबंध, सिनेमा के संबंध जब हम बात करते हैं तो साहित्य की शुरुआत से ही मुझे लगता है कि सिनेमा उससे जुड़ा रहा है, क्योंकि सिनेमा का जो आदिम रूप रहा है नाटक, वो साहित्य का भी आदिम एक विधा के रूप में स्वरूप रहा है। और नाटक के माध्यम से सिनेमा भी उसी तरह से साहित्य से जुड़ा रहा है जिस तरह से आज जुड़ा हुआ है। उसके स्वरूप में किंचित भिन्नता अवश्य हो, क्योंकि नाटक के समय में हम खुली रंगशालाओं में नाट्य मंचन किया करते थे और लाइव परफॉर्मेंस हुआ करता था, लेकिन सिनेमा में लाइव परफॉर्मेंस की आवश्यकता नहीं है। और साहित्य को वो एक विधा के रूप में स्वीकार्य भले ना हो, लेकिन सिनेमा को अगर हम देखें तो सिनेमा निश्चित रूप से साहित्य का ही एक अंग है, और उसे साहित्यिक विधा के रूप में मान्यता उसी तरह मिलनी चाहिए जिस तरह से नाटक को साहित्य की एक विधा के रूप में चिरकाल से मान्यता प्राप्त है। अगर हम सिनेमा के जो आधुनिक स्वरूप के 107 वर्षों के इतिहास और साहित्य के अंतर संबंधों की ओर दृष्टि डालें तो हम पाते हैं कि साहित्य को सिनेमा ने पूरी तरह से आत्मसात करने का प्रारंभिक प्रयास सन 1913 से ही शुरू कर दिया था, क्योंकि शुरुआत की जितनी भी फिल्में हमें देखने को मिलती हैं वो ज़्यादातर पौराणिक कथानकों पर आधारित हुआ करती थीं, और पौराणिक कथानकों पर आधारित फिल्में होने के कारण उनमें पौराणिक साहित्य का स्वतः ही समावेश हो जाया करता था। और यह क्रम लगभग 20 वर्ष 2 दशक तक चला, और तीसरे दशक की सिनेमा ने सामाजिक सरोकारों को भी जब सिनेमा में स्थान देना शुरू किया तो उसका परिणाम यह हुआ कि सिनेमा में सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए विवरण या फिक्शन या उपन्यास या कहानियाँ भी स्थान पाने लगीं। और 1934-35 में हम देखते हैं कि प्रेमचंद मिल मजदूर फिल्म की पटकथा लिखने बम्बई जाते हैं, आज का मुंबई, और एक बहुत ही अच्छी पटकथा वो लिखते हैं जिसकी आजकल सोशल मीडिया पर बड़ी ही फर्जी तरीके से चर्चा हो रही है कि किस तरह से उसकी स्टोरी थी और क्या था। वास्तविकता कहीं और है, क्योंकि वो फिल्म प्रेमचंद ने मिल मजदूरों की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए लिखी थी और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई थी, इसलिए वो ना तो अंग्रेज़ सरकार को समझ में आई और ना ही उसके प्रोड्यूसर महोदय को समझ में आई, और इस वजह से उस फिल्म को डिब्बा बंद किया गया और एक अच्छी फिल्म जनता तक पहुंचने से वंचित रह गई। तो इससे ही प्रेमचंद ने एक जो बयान दे दिया कि साहित्य दूध है तो सिनेमा ताड़ी, उससे एक प्रकार का साहित्य और सिनेमा में अलगाव की भावना पैदा हो गई, और लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि साहित्य बहुत अच्छी चीज़ है और सिनेमा बहुत बुरी चीज़ है। और साहित्य पढ़ने को तो लोग अच्छा समझने लगे, लेकिन सिनेमा देखना उतना ही बुरी बात
लोगों की नज़र में हो गई। हम लोग भी जब बच्चे थे तो हम लोगों को भी सिनेमा से भरसक प्रयास किया गया कि दूर रखा जाए, और जितना कम या जितनी दिनों तक फिल्मों से बच्चे वंचित रहें, उतने ही बच्चे जो है कह लीजिए कि खराब नहीं होंगे, बिगड़ेंगे नहीं। इस तरह की मान्यता भारतीय समाज में घर करने लगी। हालांकि कुछ हद तक ये मान्यता कुछ फिल्मों के संदर्भ में सही हो सकती है, लेकिन अगर हम साहित्य के विस्तृत फलक पर सिनेमा को अगर रख कर देखें तो पूरी तरह से यह अवधारणा सही भी नहीं कही जा सकती, क्योंकि सिनेमा ने ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जिनका कि मनुष्य समाज के जीवन पर बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ा। मैं कुछ चर्चा करूंगा ऐसी फिल्मों की जिन्होंने समाज पर बहुत बड़ा विस्तृत प्रभाव डाला। एक फिल्म थी जिसकी चर्चा मैं ज़रूर करूंगा, सत्य हरिश्चंद्र, जिसे देखकर गांधी जी ने आजीवन सत्य रहने का प्रण किया। एक फिल्म थी सन 1942 की, डॉक्टर कोटनीस की अमर कहानी, जिसमें चीन में रहकर उन्होंने जो बीमारों रोगियों की सेवा की थी डॉक्टर कोटनीस ने, उनकी सच्ची कहानी पर आधारित थी। उससे न जाने कितने डॉक्टरों ने प्रेरणा ली। यही नहीं, एक फिल्म आई थी जिस देश में गंगा बहती है, और दूसरी फिल्म मैं नाम लूँगा दो आंखें 12 हाथ। इन दोनों फिल्मों ने डाकुओं के जो आतंक है या उस दौरान जो चंबल में डाकुओं का एक तरह से अपना स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित था, उसे ख़त्म करने में और उनका आत्मसमर्पण कराने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह इन दो फिल्मों ने किया। जो ऐसी बहुत सी फिल्में हैं, अगर हम इधर के दौर में देखें, आज के दौर में देखें, तो लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म देखकर गांधीवाद एक बार फिर से चर्चा में आ गया था, और लोग गांधीगिरी के माध्यम से जनता के बीच जो है भ्रष्ट अधिकारियों की पोल खोलने के लिए गांधीगिरी जैसे आज से लगभग 100 साल पुराने माध्यमों का सफलतापूर्वक प्रयोग करने लगे थे। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि सिनेमा ने समाज को बहुत प्रबोधित किया है। हालांकि उसके नकारात्मक प्रबोधन से भी हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि न जाने कितनी ऐसी क्राइम फिल्में हैं जिन्हें देखकर अपराधियों ने अपराध किया और कुछ सफल रहे और कुछ पकड़े गए। कुछ फिल्में ऐसी भी रहीं जिन्होंने समाज की दुर्वस्था को भी हमारे सामने लाने का काम किया, जैसे मदर इंडिया, जैसे मिर्च मसाला, भूमिका, बाज़ार, बहुत सारी फिल्में हैं। तो इनसे हमारी नज़र ऐसे लोगों के बीच गई जिनको कि समाज में हमारे आम लोगों की मदद की आवश्यकता है, उनकी सहानुभूति की आवश्यकता है, और उनकी ओर सरकार का भी ध्यान गया। तो इस तरह से सिनेमा का भी यही काम है कि समाज के हर वर्ग के प्रति सिर्फ संवेदना ही ना स्थापित हो, बल्कि उनकी समस्याओं को सामने लाकर विस्तृत फलक पर लाने का काम किया जाए और जनता के बीच उनकी समस्याएं दिखाकर उनकी समस्याओं के निवारण हेतु प्रयास किए जाएं। तो साहित्य और सिनेमा इस दृष्टि से अगर हम देखें तो एक दूसरे से विपरीत दो ध्रुवों में न खड़े होकर, बल्कि एक ही मंच पर, एक ही बिंदु पर आकर खड़े दिखाई देते हैं। अगर हम सिनेमा को एक विशेष पारिभाषिक रूप में देखना चाहें तो मुझे लगता है कि सिनेमा का जो प्रारंभिक स्वरूप हुआ करता था, उसमें जो ये 3 अक्षर हैं सिनेमा के, सा ना मा, उसमें सा साहित्य के लिए था, ना नृत्य के लिए था, क्योंकि हिंदी सिनेमा या भारतीय सिनेमा में नृत्य का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्रारंभ से ही रहा है, और माँ से मनोरंजन रहा है। तो साहित्य, नृत्य और मनोरंजन को मिलाकर सिनेमा बनता था। लेकिन कालांतर में साहित्य की जगह सस्तेपन में परिवर्तित हो गया, ना नृत्य की जगह नग्नता के रूप में स्थापित हो गया, और माँ मनोरंजन की जगह मसाले को ज़बरदस्ती ठूंसने के लिए स्थापित हो गया कि किसी तरह से जनता
फिल्म देखने आए और फिल्म को सफल बनाए, और कुल मिलाकर पैसा जो भी हमने लगाया है उसका 2 से 3 गुना से या ज़्यादा से ज़्यादा हम उस फिल्म के माध्यम से बटोर सकें। ये सिनेमा की एक बहुत ही नकारात्मक स्वरूप में कालांतर में हमारे सामने देखने को हमें मिला। लेकिन फिर भी हम सिनेमा की साहित्यिक उपयोगिता से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि सिनेमा ने साहित्य को आगे बढ़ाने का बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। अभी पिछले दिनों ही मैंने कई साहित्यिक फिल्में देखी और उनसे पता लगता है कि सिनेमा ने साहित्य को किस तरह से अंगीकार किया है। चाहे वो नदिया के पार फिल्म हो, चाहे वो शैलेंद्र की तीसरी कसम फिल्म हो, चाहे फणीश्वर नाथ रेणु की ही दूसरी कहानी पंचलाइट पर आधारित फिल्म पंचलाइट जो अभी हाल ही में आई थी वो हो, चाहे प्रेमचंद की शतरंज के खिलाड़ी कहानी पर आधारित सत्यजीत राय की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी हो, गोदान हो, गबन हो, एक फिल्म सत्यजीत राय ने निर्देशित की थी सदगति। इन सब में मैं ये देखता हूँ कि साहित्य को सिनेमा ने अपने रूप में अपनी अनुसार अंगीकार करते हुए उसको और ऊंचाई तक ले जाने का काम किया है। गोदान फिल्म को मैं बहुत अधिक सफल नहीं मानता। उसके कुछ और भी कारण हैं, क्योंकि होरी के रोल में राजकुमार जैसे बेमिसाल और कद्दावर नायक को लाना और दीनहीन दिखाना किसी भी फिल्म में दर्शक तो हजम नहीं कर सकता। वो तो खलनायक से नज़रें मिलाकर आँख से आँख लड़ाते हुए बात करने वाले रोल में ही, भूमिकाओं में ही पसंद किए जाते रहे हैं। तो ऐसे में गोदान का निरीह होरी अगर राजकुमार बन गया तो ये निर्देशक के पात्र चयन की कमी थी, जिसके कारण वो फिल्म सफल नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य या भारतीय साहित्य या विश्व साहित्य को केंद्र में रखते हुए साहित्य को सिनेमा में मंचित करने का या सिनेमाई रूपांतरण करने का सफलतापूर्वक प्रयास किया है। लेकिन साहित्य और सिनेमा के जब संबंधों की बात हम करते हैं तो स्थिति बड़ी अजीब सी लगती है, क्योंकि साहित्यकार और सिनेमा दोनों के जो संबंध हैं वो बड़े ही खट्टे मीठे संबंध हैं। दरअसल साहित्यकार, मैं माफ़ कीजिएगा, सिनेमा की तरफ से बात कर रहा हूँ और कहीं भी कोई मतलब पूर्वाग्रह की ओर से बात नहीं कर रहा हूँ। वस्तुतः जो वास्तविकता है, सच्चाई है, उसको ध्यान में रखते हुए बताना चाह रहा हूँ। इसे अन्यथा न लिया जाए कि साहित्यकार की जो अपनी ईगो है कि मैंने जो लिखा है वो ही सर्वश्रेष्ठ है, और उसमें एक भी शब्द को घटाया या बढ़ाया जाना एक तरह से पवित्र ग्रंथ का अपमान करना है। इस तरह की अगर भावना लेकर कोई साहित्यकार अपनी जीते जी अपनी कृति पर फिल्मांकन के लिए तैयार होता है तो शायद कोई भी फिल्मकार उसकी उस कृति पर फिल्म बनाने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि साहित्यकार सिनेमा का एक अंग है। सिनेमा में साहित्यकार पटकथा लेखक या कथा लेखक के रूप में जुड़ सकता है, लेकिन और भी बहुत सारे सिनेमा में अवयव होते हैं जिनको साथ लेकर के कोई फिल्मकार या फिल्म निर्देशक अपनी फिल्म बनाता है। जैसे उदाहरण के लिए उसे एक एडिटर रखना होता है, संपादक रखना होता है, जो संपादक उसकी फिल्म के गैर ज़रूरी दृश्यों को निकाल बाहर करता है। वो एडिटिंग टेबल पर कटिंग करता है, और अगर आप साहित्यकार के रूप में अपनी कृति का कहीं से भी ज़रा भी छेड़छाड़ करने के खिलाफ हो जाते हैं तो फिर एडिटर का काम तो आप बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति संभव नहीं है, क्योंकि
आप साहित्य में तो 1000 पेज का कोई ग्रंथ लिख दें, 100 पेज का ग्रंथ लिख दें, आपको स्वतंत्रता है। लेकिन फिल्मकार को यह स्वतंत्रता नहीं है। फिल्मकार को तो अपने 2.5 से 3 घंटे के अधिकतम जो भी निर्धारित समय है, उस समय में अपनी फिल्म को सिनेमा हॉल में दिखाना है, और दिखाने के बाद जो कुछ भी उसने फिल्म में पैसा लगाया है या लगवाया है प्रोड्यूसर्स के माध्यम से, उसे निकालना है, और स्वाभाविक है कि उसमें उसे लाभ भी कमाना है। तो यहाँ पर आपके कृति का मूल्यांकन 3 घंटे में हो जाता है, और साहित्यिक कृति का मूल्यांकन होने में आपको बरसों लग सकते हैं, या आपकी साहित्यिक कृति को हो सकता है कि एक पाठक के रूप में लोग पसंद करें, लेकिन सिनेमाई रूपांतरण के रूप में शायद वो फिल्म आपको उतनी पसंद ना आए, क्योंकि कृतिकार वहाँ पर एक अंग मात्र है। बहुत सारे और भी अवयव हैं जो किसी फिल्म की सफलता के लिए आवश्यक हैं। इस संबंध में मैं शैलेंद्र की फिल्म तीसरी कसम का जिक्र करना चाहूँगा। ये फिल्म हम सब जानते हैं कि बहुत ही क्लासिकल और महत्वपूर्ण फिल्म के रूप में आज हमारे सामने जानी जाती है, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी। इस फिल्म के फ्लॉप होने के पीछे बहुत कारण थे, लेकिन सबसे बड़ा कारण इसमें प्रोड्यूसर का सहयोग ना करना था, क्योंकि फिल्म के मात्र 132, जहाँ तक मुझे याद है, 132 प्रिंट ही पूरे देश में रिलीज़ हुए थे, और उसमें भी बहुत सारे ऐसे शहर थे जिनमें ये फिल्म लगी ही नहीं, या लगी भी तो उसका उतना प्रचार प्रोड्यूसर द्वारा नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये फिल्म असफल हो गई। लेकिन कालांतर में समय ने शैलेंद्र की मृत्यु के बाद इस बात को साबित किया कि वो एक बहुत ही महान साहित्यिक कृति को सेलुलाइड पर उकेर कर गए हैं, और ये फिल्म बाद में उतनी ही बड़ी फिल्म, बहुत महत्वपूर्ण फिल्म के रूप में हमारे सामने आई। तो सिनेमा में क्या हिट हो जाएगा, क्या फ्लॉप हो जाएगा, इसको हम किसी श्रेणी में वर्गीकृत नहीं कर सकते। तो यहाँ पर स्वाभाविक रूप में एक बहुत ही बड़ा निवेश होता है पैसे का, जिसको कि निकालना भी फिल्म से जुड़े लोगों का एक उद्देश्य होता है। तो इसलिए कृतिकार का अहम किसी भी सिनेमा में उसकी कृति के रूपांतरण में आड़े आ जाता है, और नतीजा ये होता है कि फिल्म के लोग साहित्यकारों से दूरी बनाने लगते हैं। तो ऐसा जो है अगर आप करेंगे तो फिर आप सफल नहीं होंगे। आप सफल तब होंगे जब आप कमलेश्वर बन जाएं, जब आप मनोहर श्याम जोशी बन जाएं, जब आप अपनी कृति के सिनेमाई रूपांतरण के लिए फणीश्वर नाथ रेणु बन जाएं, जिन्होंने शैलेंद्र को और उनकी टीम को तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम के सिनेमाई रूपांतरण के लिए पूरी छूट दे दी, और वे उन बिरले लेखकों में से रहे जिन्होंने खुलकर इस बात को कहा कि मेरी कहानी को फिल्म के रूप में शैलेंद्र से बेहतर कोई भी फिल्मांकन नहीं कर सकता था। तो इसके लिए हमें कहीं ना कहीं फिल्मकार के रूप में जो भी फिल्म निर्देशक हैं या फिल्म से जुड़े लोग हैं, उनको अपनी कृति को उनके हवाले कर देना पड़ेगा कि वो उसका ऑपरेशन करें, काट छाँट करें, और जैसा ठीक समझें वैसा उस फिल्म के रूप में उसे सामने लेकर आएँ। इस संबंध में मैं अनुराग कश्यप का एक उदाहरण बताना चाहूँगा। एक लड़का 20-21 साल का अनुराग कश्यप के पास पहुँचा, और वो लगभग 800 पेज के लिखे हुए, हाथ से लिखे हुए डायरी नुमा कुछ पन्ने लेकर उनके पास पहुंचा, और उसने कहा कि क्या इस पर सर आप फिल्म बना सकते हैं। बिहार का एक मुस्लिम लड़का था, देखने में बहुत ही दुबला पतला, कमज़ोर सा, और अनुराग कश्यप ने उसकी 800 पेज की फिल्म के रूप में अगर हम देखें तो स्क्रिप्ट मान लें कि वो स्क्रिप्ट उन्होंने पढ़ी, और उस स्क्रिप्ट को हूबहू उन्होंने गैंग ऑफ वासेपुर को 2 भाग में बनाते हुए वही स्क्रिप्ट हमारे सामने वो लेकर आए, जिसमें झारखंड के कोयला माफिया की कहानी बताई गई थी। तो और वो हिट भी हुई, और बल्कि वो जो लड़का था उसको भी उन्होंने फिल्म में एक महत्वपूर्ण किरदार दिया, और उसने भी बहुत ही अच्छा फिल्म में काम किया। लेकिन
अगर हम किसी भी कच्ची, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर किसी कच्ची बिल्कुल रॉ अपरिपक्व स्क्रिप्ट को भी गैंग ऑफ वासेपुर के माध्यम से एक सुपरहिट फिल्म में बदलता हुआ देख सकते हैं, तो एक बड़े लेखक की बड़ी कृति को साहित्य के रूप में तो बड़ा मानते हुए हम अगर सिनेमा के हवाले भी करते हुए उसे बड़ा बना दें तो उसमें फिर बुराई क्या है। तो मुझे लगता है कि अगर इस दृष्टि से साहित्यकार सिनेमा के साथ अपने संबंध को जोड़ेंगे तो शायद वो अधिक सफल होंगे। यहाँ एक दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं ज़रूर और आपके साथ बताना चाहूँगा कि हिंदी सिनेमा में या भारतीय सिनेमा में लेखक उतने सफल नहीं हुए जितने कवि और शायर सफल हुए। ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कवि और शायर तो सफल हो जाते हैं, लेकिन उपन्यासकार या कहानीकार हिंदी सिनेमा या भारतीय सिनेमा में सफल क्यों नहीं होते, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो उसका जवाब भी बड़ा ही छोटा सा है और सरल सा है। जवाब ये है कि हिंदी फिल्मों में या भारतीय फिल्मों में गीतकारों और शायरों ने उस तरह का ईगो नहीं रखा जिस तरह का ईगो हमारे लेखकों ने रखा, कथाकारों ने रखा। उन्हें जो भी परिस्थिति दी गई, दृश्य की ज़रूरत दी गई, उसके अनुसार गीत लिखे। उन्होंने संगीत की धुनों को ध्यान में रखते हुए उन पर चढ़ सकने वाले गीत लिखे, और गीत ही नहीं लिखे बल्कि वो गीत, शेर, शायरी, गज़ल, कव्वाली, भजन, न जाने कितने ही माध्यमों के द्वारा उन्होंने सिनेमा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और एक से एक बड़े नाम हम देख सकते हैं जो हिंदी फिल्मों में उतने ही सफल हुए जितने कि साहित्य के बाहर के लोग उसमें रहकर सफल हुए, चाहे वो शकील बदायूनी हों, चाहे शैलेंद्र हों, चाहे हसरत जयपुरी हों, चाहे मजरूह सुल्तानपुरी हों, चाहे नीरज हों। एक लंबी कैफी आज़मी हों, लंबी एक सूची है फिल्म में गीतकारों की, शायरों की, गज़लकारों की, जिन्होंने हिंदी या भारतीय सिनेमा को बहुत कुछ दिया। और बहुत कम ऐसे गीतकार हिंदी सिनेमा या भारतीय सिनेमा में रहे हैं जिन्होंने स्वतंत्र रूप से गीत लिखे और उसके बाद उसकी धुनें तैयार की गई। ज़्यादातर साहिर लुधियानवी ही ऐसे थे जिन्होंने कि उनकी धुनें बाद में तैयार होती थीं और गीत वो पहले लिख देते थे। बाकी ज़्यादातर गीतकार पहले से तय धुन पर अपने शब्द जोड़ कर रखते थे और उसके माध्यम से एक अच्छा गीत हमारे सामने आता था। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हिंदी फिल्मों या भारतीय सिनेमा में गीतकार, गज़लकार, शायर, शेर, कव्वाली लिखने वाले, ये सब बहुत सफल हुए। सूफ़ी शैली की भी कविताएं हमारी जो है हिंदी सिनेमा जगत की अमर थाती हैं। लोकगीत हमारे जो हैं भारतीय सांस्कृतिक अमूल्य निधि हैं जो संस्कृति की, वो भी हमारे सिनेमा में आकर के एकदम से जो है सारी दुनिया के सिरमौर बन जाते हैं। डोली रख दो किनारे, हैं मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। तो ये देखिए, ये एक बहुत ही छोटा सा गीत और एक कितना बड़ा जो है हिट होकर पूरी दुनिया में छा जाता है। या नदी नारे ना जाओ श्याम पैया पर, इस तरह के बहुत सारे लोकगीत धुनों में जुड़कर संगीत का अंग बनते हुए हमारे साहित्य और सिनेमा के संगम को प्रस्तुत करते हुए साहित्य में अमर हो गए। हमने बहुत सारी ऐसी फिल्में भी बनाई जो विदेशी उपन्यासों या फिक्शन या कहानियों पर आधारित रही हैं, जिनमें गाइड एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है। और भी बहुत सी फिल्में हैं। अगर हम वर्तमान समय में देखें तो वर्तमान समय में भी हमने बहुत सारी ये 3 इडियट फिल्म को देख लीजिए, 2 स्टेट्स फिल्म को देख लीजिए। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनको कि हम अगर देखें तो साहित्य से उनका जो उपन्यास रहा 5 Point Someone, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण या उससे ज़्यादा सफल उनकी फिल्म हुई। तो
तो इस तरह से अगर हम देखें तो साहित्य और सिनेमा के संबंधों को अगर हम एक दूसरे के कह लीजिए अन्योन्याश्रित कहें या कहें कि एक दूसरे के पूरक के रूप में अगर हम सिनेमा और साहित्य को लें तो फिर साहित्य का भी भला होगा और सिनेमा का भी भला होगा। आज प्रसन्नता की बात यह है कि सिनेमा में वह पूर्वाग्रह समाज नहीं रखता है जो पूर्वाग्रह आज से 25-30 साल पहले हुआ करते थे और सिनेमा देखना खराब माना जाता था। आज सिनेमा के अलग अलग जोनर तय हैं। इतने से इतने एज ग्रुप तक के लिए ये फिल्म है। आज ये भी हमारी सुविधा है कि हम पहले देख लें कि किस जोनर की फिल्म है, कितनी एडल्ट्री उसमें है, कितनी परिपक्वता है, किस आयु वर्ग के लिए वो मुफीद होगी, और उसके अनुसार हम अपने परिवार के साथ फिल्म देखें, अलग से बैठकर फिल्म देखें। बच्चे के लिए फिल्म अलग है, बच्चे को फिल्म देखनी है तो वो उसके लिए अपना उस तरह की फिल्में देखे। तो इस तरह की चीज़ें पहले वर्गीकृत चूँकि नहीं हुआ करती थी, तो सिनेमा का जो एक तरह से दर्शक हुआ करता था वो बिल्कुल एक हुआ करता था, उसमें कहीं वर्गीकृत नहीं हुआ करता था, जिसकी वजह से ख़राब फिल्में भी कुछ की नज़र में वो ख़राब हों, कुछ की नज़र में वो अच्छी हों, हैं। तो फिल्म है हालांकि, लेकिन एज ग्रुप भी महत्वपूर्ण है। तो अगर हम आज वर्गीकरण के माध्यम से फिल्म देख पा रहे हैं तो शायद कुछ बेहतर फिल्में हम या बेहतर तरीके से देख पा रहे हैं और बेहतर तरीके से अपने विचार व्यक्त कर पा रहे हैं। बहुत सी ऐसी फिल्में हमारे बीच हैं जिनको कि हमारे गीतकारों ने रागों में निबद्ध किया और वो शास्त्रीय संगीत में रागों में निबद्ध होकर के गाई गई, और उनकी वजह से उन फिल्मों ने एक विशेष माधुर्य घोलने का काम किया और वो गीत हमारे कंठ का हार बन गए। हालांकि आज उतना समय मेरे पास नहीं है कि शास्त्रीय संगीत पर आधारित फिल्मी गीत कौन कौन से हैं उनकी मैं चर्चा करूं, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि साहित्य और सिनेमा के संबंध के में अगर हम जब बात करते हैं या साहित्य और सिनेमा की जब हम चर्चा करते हैं तो हमें एक महत्वपूर्ण बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि सिनेमा साहित्य को कैमरे की आँख से देखता है। वहाँ एक किसी व्यक्ति का नज़रिया या किसी व्यक्ति की भावना उतनी अहम नहीं होती जितना कैमरा क्या देख रहा है वो महत्वपूर्ण है, और कैमरा देखने के बाद क्या दिखाएगा वो महत्वपूर्ण है। इसलिए फिल्म निर्देशक साहित्य को कैमरे की आंख से देखता है, और जब कैमरे की आंख से देखता है तो फिर उसे कैमरे की आंख की आवश्यकता के अनुकूल ही स्क्रिप्ट में परिवर्तन करने होते हैं, प्लॉट में परिवर्तन करने होते हैं। हो सकता है वो फिल्म के अंत में ही बदलाव कर दे, और ये भी संभव है कि वो फिल्म के पात्र भी कुछ और गढ़ ले या कुछ पात्र कम कर दे। तो ये अगर स्वतंत्रता उसे दी जाए और एक साहित्यकार के रूप में हम उसके साथ बैठकर अपनी महत्वपूर्ण सुझाव रखें, लेकिन अगर हम अपनी जिद पर ना अड़ें कि नहीं हमें तो अपनी कृति में कोई भी बदलाव मंजूर नहीं है, तो अगर हम सामंजस्य के साथ चलेंगे तो कमलेश्वर की तरह हिंदी साहित्य के समकालीन साहित्य में जो बड़े हस्ताक्षर हैं वो भी सफल हो सकते हैं। हमने अभी हाल में ही विशाल भारद्वाज को देखा है कि चरण सिंह पथिक के साथ उन्होंने पटाखा जैसी फिल्म दी। हालांकि फिल्म उतनी सफल नहीं हुई जितनी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं चरण सिंह पथिक जी की इस बात के लिए सराहना करूंगा कि उन्होंने फिल्मकार को अपनी कहानी पर फिल्म बनाने के लिए पूरी स्वतंत्रता दी, और स्वतंत्रता देने का परिणाम ये हुआ कि उन्होंने एक अच्छी फिल्म हमारे सामने लाने का काम किया। इसी तरह से बिज्जी की भी चर्चा मैं करना चाहूँगा, विजयदान देथा जी की, जिनकी कहानी पर पहली फिल्म आई थी जो शाहरुख खान और रानी मुखर्जी के अभिनय से सजी हुई थी, और उसमें भी बिज्जी ने फिल्मकारों को अपनी कहानी की प्लाट को पूर्ण स्वतंत्रता के साथ फैलाने या कम करने, संकुचित करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी, और परिणाम स्वरूप पहली जैसी एक अच्छी फिल्म हमारे सामने आई, और राजस्थान की संस्कृति से भी
देश दुनिया के लोग परिचित हुए। तो साहित्य का काम अहंग पालना नहीं है और सिनेमा का काम सिर्फ सिनेमाई रूपांतरण कर देना भर नहीं है। ऐसा नहीं है कि साहित्यकारों की ही पूरी गलती है, फिल्मकारों की भी काफ़ी कुछ गलती है। उनकी गलती कहाँ है? उनकी गलती यहाँ है कि वे तथाकथित पब्लिक की मांग के नाम पर कुछ भी परोसने के लिए तैयार हो जाते हैं और कई बार एक अच्छी कृति का सत्यानाश कर देते हैं। और गोदान में फिल्म में हमने यही देखा कि इस तरह से उन्होंने पूरी की पूरी फिल्म को तबाह कर दिया। बहुत सारी ऐसी कृतियां हैं। चित्रलेखा फिल्म, जब भगवती चरण वर्मा के उपन्यास के चित्रलेखा पर आधारित ये फिल्म बनी तो 2 बार बनी ये फिल्म, केदार शर्मा ने बनाई। और चित्रलेखा में भी यही दिक्कत आई कि चित्रलेखा का अतिशय नाटकीकरण कर दिया गया। पहली बार तो फिर भी कुछ अच्छा किया, दूसरी बार जब उन्होंने ये फिल्म बनाई केदार शर्मा ने अशोक कुमार और मीना कुमारी को लेकर, तो उस फिल्म में तो उन्होंने अति नाटकीयता में आकर उस फिल्म का ही जो है बिल्कुल कहानी की आत्मा से बिल्कुल समझौता कर लिया। ऐसे ही सोहराब मोदी ने जब झांसी की रानी फिल्म बनाई, जो भारत की पहली ईस्टमैन कलर फिल्म थी, उसमें भी ऐसा ही हुआ कि झांसी की रानी का जो मूल कैरेक्टर था, पात्र था, वो कहीं विस्मृत हो गया और सोहराब मोदी खुद राजगुरु बनकर पूरी फिल्म में छाए हुए नजर आए। तो ऐसा भी कई बार फिल्मकार करते हैं। तो आवश्यकता इनके संतुलित और उचित अनुपात में मसाला मिश्रण की है। आवश्यकता इस बात की है कि फिल्मकार अपने अति नाटकीयता या हर समय दर्शक की या कमाई की जो दिमाग में उनके भावना रहती है, उनके चक्कर में ही ना रहें, बल्कि अगर किसी महत्वपूर्ण कृति पर वो फिल्म बना रहे हैं तो उस कृति के साथ भी ईमानदारी से जुड़ें। और जब दोनों में सही सामंजस्य होगा तो ही एक अच्छी फिल्म हमारे सामने आ सकती है। हमने उदाहरण शतरंज के खिलाड़ी के रूप में देखा है कि एक बहुत ही अच्छी फिल्म सत्यजीत रॉय ने बनाई और उन्हीं सत्यजीत रॉय ने जब सदगति बनाई तो सदगति के लिए उन्हें प्रोड्यूसर तक नहीं मिले, तो उन्हें दूरदर्शन ने उस सदगति फिल्म को प्रोड्यूस किया और दूरदर्शन ने ही उस फिल्म का वितरण किया और दूरदर्शन पर वो फिल्म दिखाई गई। तो कई बार फिल्मकारों की भी समस्या है, साहित्यकार का भी अपना कृति की आत्मा की हत्या ना होने देने का एक आग्रह है। तो इन दोनों का अगर हम समझते हैं कि सामंजस्य हो तो साहित्य और सिनेमा दोनों एक दूसरे के साथ जुड़कर कंधे से कंधा मिलाकर पहले से बेहतर या आज जो कुछ लिखा जा रहा है या जो कुछ फिल्माया जा रहा है उनके एक संतुलित स्वरूप को लेकर के अगर सिनेमा हमारे सामने आता है तो साहित्य के साथ बहुत बड़ा जो है वो भला करने वाला है और साहित्य को चंद पाठकों तक ही नहीं बल्कि एक विस्तृत फलक पर ले जाने का काम करने वाला है। क्योंकि साहित्य को पढ़ने वाले, किताब खरीद कर पढ़ने वाले पाठक सीमित हो सकते हैं, लेकिन सिनेमा का फलक साहित्य के फलक से निश्चित रूप से विस्तृत है। कोई व्यक्ति टीवी पर बैठकर भी फिल्म देख सकता है, मल्टीप्लेक्स में भी फिल्म देख सकता है, इंटरनेट पर भी फिल्म देख सकता है या OTT प्लेटफॉर्म पर भी देख सकता है। तो आज सिनेमा के लिए बहुत सारे माध्यम हैं जिनसे जुड़कर कोई भी साहित्य सिनेमा में अपनी सहभागिता तो रख ही सकता है, साथ ही साथ सिनेमा से जुड़कर अपना साहित्य हमारा और भी विस्तृत फलक तक, विश्व परिदृश्य तक पहुंच सकता है। और शायद भाषा की मर्यादा या भाषा का जो एक कह लीजिए बंधन है वो भी सिनेमा तोड़ता है, क्योंकि सिनेमा सिर्फ भारतीय महाद्वीप तक नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में देखा जाता है। तो अगर भारतीय साहित्य को समृद्ध करना है, हमारे साहित्यकारों को एक बड़ी अपनी ऑडियंस बढ़ानी है या अपने साहित्य को पूरी दुनिया तक ले जाने का काम करना है, तो उन्हें फिल्मकारों के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। और जुड़ना ही नहीं बल्कि अपने सिनेमा में योगदान को भी उन्हें सीमित रूप में
समझना होगा कि सिनेमा हमारे लिए हमारी भूमिका या हमारी मर्यादा या हमारी लक्ष्मण रेखा कहाँ तक तय करता है, उस लक्ष्मण रेखा को हमें भी ध्यान में रखना है और फिल्मकार को भी ये ध्यान में रखना होगा कि उसकी मर्यादा क्या है, कि किसी कृति का रूपांतरण करते समय वो किस तरह से सिनेमा के तत्वों को साहित्य में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित कर दे और एक इन दोनों के सम्मिलन से एक नई चीज़ लेकर आए जो कि सारे समाज के लिए, विश्व के लिए महत्वपूर्ण हो और साहित्यकार का भी इससे भला होगा और फिल्मकार का भी इससे भला होगा और प्रकारांतर से आम जनता को भी एक अच्छी कृति पर एक श्रेष्ठ फिल्म देखने को मिलेगी। तो साहित्य और सिनेमा एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, एक दूसरे के पूरक हैं और उन्हें इसी भूमिका में हमारे सामने आना होगा, तभी शायद सिनेमा साहित्य के साथ न्याय कर पाएगा और साहित्य भी सिनेमा में अपना जो चिर प्रतीक्षित योगदान है वो दे पाएगा। मुझे लगता है कि मेरा व्याख्यान काफ़ी कुछ आज के लिए पर्याप्त होगा, क्योंकि आप लोगों के सुनने की भी एक क्षमता है, इसलिए मैं अपना व्याख्यान यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। जाहिदुल जी, आगे आप संचालित करें। यदि कोई प्रश्न ना हो तो यहीं पर बंद करते हैं। कमेंट में कृपया बता दें, जिससे कि आगे उसी हिसाब से हम लोग बढ़ेंगे। यदि कोई प्रश्न ना हो तो ये व्याख्यान मैं यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि कोई प्रश्न नहीं है। आप सब आए, आपने इस व्याख्यान को सुना। निश्चित रूप से रवि जी ने एक प्रश्न पूछा है, हिंदी साहित्य पर आधारित कितनी फिल्में बनी हैं। अब कितनी संख्या तो बिल्कुल सुनिश्चित बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि लगातार फिल्में बन रही हैं और अभी हाल में विवेक मिश्र की कहानियों पर फिल्म चल रही है, बन रही। महेंद्र भीष्म जी आए हुए हैं, महेंद्र भीष्म जी के भी उपन्यास पर फिल्म बन रही है। चरण सिंह पथिक जी के कहानियों और उपन्यासों पर भी निश्चित रूप से बहुत फिल्में बन रही हैं और लगातार हमारे वर्तमान दौर के फिल्मकार साहित्यकारों से जुड़े हुए हैं। मैत्रेयी पुष्पा जी के भी एक फिल्म बनी है, उनकी कहानियों पर टेलीफिल्म बनी है। तो एक अच्छा प्रश्न लक्ष्मीकांत चंदेला जी का है, जिसकी मैं बात ज़रूर आपके सामने रखना चाहूँगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किसी कृति की अमरता पाठक से तय होती है या सिनेमा से। देखिए, सिनेमा में जो दर्शक है वो भी तो पाठक ही हैं। हम उन्हें पाठकों से अलग क्यों मानते हैं? वो पाठक की जगह उनको दर्शक मान लीजिए, वो ऑडियंस है। तो कृति की अमरता तो जब सिनेमा नहीं था तब भी रामचरितमानस की अमरता हुई, और सिनेमा है तो सिनेमा की वजह से मुल्कराज आनंद की गाइड फिल्म कृति पर बनी हुई गाइड फिल्म हिट हुई। तो इसलिए फिल्मों की और साहित्य की अमरता जैसा प्रश्न तो जो है, मुझे लगता है कि आज के संदर्भ में महत्वपूर्ण इसलिए हो सकता है कि आज सिनेमा हमारी किसी भी बात को बहुत लंबे और बहुत ही विस्तृत फलक पर फैले हुए दर्शकों तक पहुंचाने का काम करता है। आज आप देखेंगे कि ये 3 इडियट्स जैसी फिल्म, उनके लेखक को कोई नहीं जानता था जब तक 3 इडियट फिल्म नहीं आई थी। ऐसे ही बहुत सारे लेखक हैं जो हिंदी फिल्मों में जिनकी कृतियों पर फिल्म बनने से उनका महत्व बढ़ा। मैत्रेयी पुष्पा, महेंद्र भीष्म, चरण सिंह पथिक पहले भी उतने ही महत्वपूर्ण थे जितना कि फिल्मों में आने उनकी कृति के रूपांतरण के बाद हुए। या कमलेश्वर स्वयं में एक महत्वपूर्ण लेखक रहे हैं, तो उनकी अमरता सिनेमा से
बढ़ गई या तय हो गई, ऐसा नहीं है। सिनेमा ने उनको और आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए मैं समझता हूँ कि सिनेमा साहित्य को अमरता प्रदान करने में एक कारक के रूप में हमारे सामने अवश्य आता है। आज तक बहुत सारी साहित्यिक कृतियों पर फिल्में बनी हैं। मेरे ख्याल से सर्वश्रेष्ठ मुझे जो लगी वो 2 फिल्में। एक तो है आपकी जो सर्वकालिक महान फिल्मों में भी उसे रखा जाता है, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। ये फिल्म मुझे लगता है कि साहित्यिक कृतियों पर बनी फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक है। दूसरी फिल्म की चर्चा मैं करूँगा तो निश्चित रूप से मेरे दिमाग में गाइड आएगी, जिसने कि अपने समय में भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और एक महत्वपूर्ण फिल्म के रूप में हमारे सामने है। एक फिल्म और है मदर इंडिया, जिसको कि साहित्यिक कृति पर तो मैं पूरी तरह से केंद्रित नहीं मानता। हालांकि ख्वाजा अहमद अब्बास की कहानी पर वो फिल्म आधारित थी, लेकिन फिर भी एक साहित्य और सिनेमा का अच्छा मेल अगर हमें देखना है तो मदर इंडिया को भी मैं इस श्रेणी में तीसरे स्थान पर रखूँगा। इसलिए जो देवदास की आपने चर्चा की, निश्चित रूप से देवदास श्रेष्ठ फिल्म है, लेकिन अब तक 5 देवदास आ चुकी हैं और देवदास में जो केएल सहगल ने जो अभिनय किया उससे बेहतर अभिनय ना तो दिलीप कुमार कर पाए, मेरा अपना मत है, और ना ही शाहरुख खान। इसलिए देवदास फिल्म, चित्रलेखा उस तरह से एक क्लासिकल फिल्म मुझे नहीं लगती जिस तरह से उसे होना चाहिए था। उसमें अति नाटकीयता का समावेश होने से उसकी आत्मा पर कुछ न कुछ आघात निश्चित रूप से आया। प्रियंका जी एक प्रश्न पूछ रही हैं कि लौट कर आने के बाद उनके निश्चित रूप से उनके जो भी वो लिख रहे थे उसमें बहुत बदलाव आया, और ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रियंका जी, आपको बधाई, आपने एक बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। जब 1933-34 में प्रेमचंद मिल मजदूर फिल्म की पटकथा लिखने बम्बई गए और लौट कर आते हैं तो उनके लेखन में बहुत बदलाव आता है, और अब उनके लेखन में गोदान आ जाता है। उनके लेखन में कफन जैसी कहानी आती है, जिसमें मजदूरों की समस्या भी है, जिसमें फैक्ट्री मालिक भी हैं, जिसमें शहर भी है, जिसमें पूस की रात आ जाती है, जिसमें किसानी से बेहतर मजदूरी को वो समझने लगते हैं। तो बहुत सारी उनकी जो कहानियाँ, और बल्कि जो उनका अपूर्ण उपन्यास है मंगलसूत्र, वो अगर शायद पूरा हो गया होता तो फिल्म लेखन के बाद उनका जो साहित्य में बदलाव आया वो और ज़्यादा देखने को हमें मिलता। क्योंकि हम सबको पता है कि लौट कर आने के बाद बहुत दिनों तक वो जीवित नहीं रहे, और प्रेमचंद जी 1-2 साल बाद ही प्रेमचंद जी का निधन हो गया। 34 में वो लौटते हैं और 36 में उनका निधन हो जाता है। तो इस दौरान उन्होंने गोदान को पूरा किया, और गोदान में भी उन्होंने अंतिम समय में बहुत सारे बदलाव किए। अगर आप कभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी जाएं तो वहाँ जो राय कृष्णदास द्वारा भारत भवन बनवाया गया है, भारत कला भवन, वहाँ देखें, उसमें प्रेमचंद जी ने गोदान की एक आउटलाइन ड्रा की है कि इसमें किन किन पात्रों को क्या क्या करना है। तो उसमें उन्होंने कई बार कटिंग की है, अंग्रेजी में वो उन्होंने ड्रा किया है। और निश्चित रूप से जब बम्बई से वो लौटे हैं तो उन्होंने अपने गोदान की स्क्रिप्ट में, पटकथा में, वो कथा में बहुत सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। और परिवर्तन ही नहीं किए, परिवर्तन मुझे लगता है कि अंत भी उन्होंने बदला होगा। निश्चित रूप से गोदान का कुछ और सोच रहे होंगे, और गोबर का जो शहर जाना और वहाँ से निराश होकर वापस आना गोदान में दिखाया गया है, वो शायद प्रेमचंद का ही बम्बई जाना और वहाँ से निराश होकर के वापस आना एक तरह से प्रतीकात्मक रूप से हम समझ सकते हैं। तो इसलिए प्रेमचंद पर निश्चित रूप से बम्बई फिल्म लाइन से लौटने के बाद उनके लेखन पर जो प्रभाव पड़ा वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, वरना शायद हमें गोदान और कफन जैसी कहानियाँ और उपन्यास देखने को नहीं मिलते। इसलिए मुझे लगता है कि फिल्मकार या फिल्म जगत भी साहित्यकार पर प्रभाव छोड़ता है। कमलेश्वर ने फिल्म लाइन में जाने के बाद बहुत अलग तरह की जो है चीज़ें लिखी,
उनका कितने पाकिस्तान जो उपन्यास है उसकी चर्चा मैं ज़रूर करूँगा। वो अगर सिनेमा में नहीं गए होते, फिल्म लाइन में नहीं गए होते, तो यह उपन्यास नहीं लिखा जाता। और मैं उसे हिंदी के सर्वश्रेष्ठ 10 उपन्यासों में एक मानता हूँ, क्योंकि कमलेश्वर ने एक पूरा इतिहास अतीत से लेकर के आज तक हमारे सामने खोल करके कितने पाकिस्तान में रख दिया है। वो फिल्म लाइन में जाने से ही संभव हुआ। तो फिल्म जगत भी साहित्य पर प्रभाव डालता है और साहित्य जगत भी फिल्मों पर प्रभाव डालता है। ऐसे ही सुरेंद्र वर्मा के कई उपन्यास हैं जिन पर फिल्मों, रिपर्टरी, रंगमंच आदि का स्पष्ट प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो एक अच्छा प्रश्न था, मुझे लगता है कि ये उत्तर पर्याप्त होगा। रवि जी, मेरे लेख वगैरह के बारे में, किताबों के विषय में तो आप अलग से मुझसे बात करेंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ। ऐसे मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं अपनी प्रशंसा करूँ, बताऊँ मैंने क्या लिखा है, वो बेहतर भी नहीं होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अगर और भी कोई प्रश्न हो तो आपका स्वागत है, मैं जवाब देने का प्रयास करूँगा। शास्त्रीय गीतों पर नीरज जी आपने एक प्रश्न किया है, उनकी चर्चा के लिए मुझे लगता है कि समय नहीं है हमारे पास। कभी अलग से एक 30-35 मिनट का एक व्याख्यान रखेंगे, उसमें हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। पूरी आपको हम सूची बता सकते हैं कि हिंदी फिल्मों में शास्त्रीय संगीत पर आधारित रागों में निबद्ध गीत कौन कौन से हैं। बहुत सारी बातें हैं और भी की जा सकती हैं, लेकिन समय की भी एक मर्यादा है। इसलिए फ़िलहाल मैं आज के लिए अपना व्याख्यान यहीं समाप्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मुझे आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि जब कभी मैं आपके बीच होऊंगा तो आप मुझे सुनेंगे और मेरा भी उत्साहवर्धन करेंगे, ज्ञानवर्धन करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।